हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ क्लास 12th साइकोलॉजी, चैप्टर 4 है ये। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हमको पढ़ना पड़ेगा कि हमारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में बेसिक से लेके एडवांस चीज़ें जितने भी मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का हिस्ट्री क्या है, ये सब आज आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। Although many definitions of abnormality have been used over the years, none has won universal acceptance. Still, most definitions have certain common features, often called the 4Ds. ठीक है ना, ये 4Ds important चीज़ है। Deviance, distress, dysfunction and danger। ठीक है, अब इनको एक्सप्लेन किया है इसने। दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर डेविएंट। डेविएंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, एक्सट्रीम, अनयूजुअल और इवन बिजार। मतलब जो एक नॉर्मल स्थिति से अलग हो, डिफरेंट हो और एक्सट्रीम भी हो सकता है। डेविएंट को हम एक्सट्रीम भी कंसिडर कर सकते हैं, अनयूजुअल भी जो कंसिडर हम कर सकते हैं। जो यूजुअली होता ना हो उसको अनयूजुअल बोलते हैं। और बिजार, बिजार मतलब जो हद से ज़्यादा बुरा हो, बिजार हो। आई हैड अ बिजार एक्सपीरियंस, मतलब मुझे बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रेसिंग। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन बी डिस्ट्रेसिंग, मतलब हमको अच्छा ना लगे, जिससे अनप्लेजेंट एंड अपसेटिंग टू द पर्सन एंड टू अदर्स। ठीक है, फिर आता है डिसफंक्शनल, इंटरफियरिंग विथ पर्सनस एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। डिसफंक्शनल का मतलब होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स काफ़ी बार हमारे जो एबिलिटी होता है जो टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़, रोज़मर्रा के काम जो हम करते हैं उसमें अगर प्रॉब्लम लाइक डिसफंक्शन होता है, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिसफंक्शन कर सकते हैं हमारे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद है डेंजर। डेंजरस है टू द पर्सन और टू द अदर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कई बार डेंजरस भी होते हैं। ठीक है ना। अब हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देखने के लिए दो अप्रोचेस दिए गए हैं। फ्रॉम दीज अप्रोचेस देर एमर्ज टू बेसिक एंड कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। ठीक है ना। द फर्स्ट अप्रोच व्यूज abnormal बिहेवियर as a deviation from social norms. Many psychologists have stated that abnormal is simply a label that is given to a behavior which is deviant from social expectations. Abnormal behavior, thoughts, and emotions are those that differ markedly from a society's ideas of proper functioning. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एक अप्रोच, पहला अप्रोच क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वो होता है जो सोशल नॉर्म से डेविएट करता हो, मतलब सोशल नॉर्म से डिफरेंट हो। ठीक है ना। जो हम सोसाइटी में एक नॉर्म सेट है कि ये चीज़ें करने से हम नॉर्मल कहलाएंगे और ये चीज़ें फॉलो ना करने से हम अब नॉर्मल बिहेवियर हमारा है, ये सोसाइटी में एक्सेप्ट होगा। ठीक है ना। तो डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स है पहला अप्रोच। ठीक, each society has norms which are stated or unstated rule for proper conduct. Behaviors, thoughts and emotions that break societal norms are called abnormal. समझ आ गई इतना बात? A society's norms grow from its particular culture, its history, values, institutions, habits, skills, technology and arts. Thus, a society whose culture values competition and assertiveness may accept aggressive behavior, whereas one that emphasizes cooperation and family values may consider aggressive behavior as unacceptable. आप ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैमिली के लिए क्या बिहेवियर नॉर्मल कहलाता है और दूसरे टाइप के फैमिली के लिए सेम बिहेवियर अब नॉर्मल कहला सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा अप्रोच है ना, ये है सेकंड अप्रोच, व्यूज abnormal behavior as maladaptive. Many psychologists believe that the best criterion for determining the normality of the behavior is not whether the society accepts it, but whether it fosters the well-being of the individual and eventually of the group to which he or she belongs to. ठीक है, maladaptive approach क्या कहता है? फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि नहीं उस बिहेवियर को, फ़र्क उससे पड़ता है कि वो जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर है वो
सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद और उस इंडिविजुअल के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। अगर वो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है और नुकसान कर रही है एक इंडिविजुअल को या फिर उस सोसाइटी को जिसमें वो इंडिविजुअल बिलोंग करता है, देन जाके वो बिहेवियर अबनॉर्मल कहलाया जाएगा फ्रॉम द मैल अडेप्टिव अप्रोच। ठीक है ना। नेक्स्ट, वेल बीइंग इज नॉट सिंपली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल बट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट, दैट इज the actualization of potential, which you must have studied in the Maslow's need of hierarchy theory. Maslow's need of hierarchy theory एक ट्रायंगल है जिसमें हमारा नीड्स का लेवल्स होता है कि इसके बाद ये बेसिक नीड होता है, उसके बाद ये नीड होता है, उसके बाद ये नीड होता है, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। तो वेलबींग नॉट एक सिंपल मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल नहीं होता, हमारा ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट को भी वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए वेलबींग। ये जो कह रहा है ना कि वेलबींग ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, ये वेलबींग फुलफिलमेंट ऑफ द गोल एंड ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन, कंफर्मिंग बिहेवियर कैन बी सीन एज अबनॉर्मल एंड इफ इट इज मैल अडेप्टिव, दैट इज इफ इट इंटरफियर्स विद ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मार्क करवा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो मेन चीज़ें वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। वन एंशिएंट थियोरी दैट इज स्टिल एनकाउंटर्ड टुडे होल्ड्स एबनॉर्मल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ सुपर नेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेज सच एज इवल स्पिरिट्स, विच इज भूत प्रेत हम जो जिसको बोलते हैं, और डेविल शैतान जिसको बोलते हैं। Exorcism, that is removing the evil that resides in the individual through counter magic and prayer. Counter magic and prayer is still commonly used. ठीक है। जो करते हैं ये काउंटर मैजिक, वो शमन या फिर ओझा जो होते हैं, जो मेडिसिन मैन होते हैं, इज अ पर्सन हु इज बिलीव टू हैव कॉन्टैक्ट विद सुपर नेचुरल फोर्सेज एंड इज द मीडियम थ्रू विच स्पिरिट्स कम्युनिकेट विथ ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो ये होता है हमारा एंशिएंट एरा में सोचते थे कि सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी के अंदर आ गया है, तो वो लोग एग्जॉर्सिज्म को फॉलो करते थे और ये ओझा और शमन को यूज़ करके वो निकालने की कोशिश करते थे। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में आफ्टर दिस अप्रोच कम्स द बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। In the modern era, there is evidence that body and brain processes have been linked to many types of maladaptive behavior. For certain types of disorders, correcting these defective biological processes results in improved functioning. तो उसके बाद कैसा अप्रोच है, बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक अप्रोच। उसमें क्या होता था ना, जो हमारा बिलीव किया जाता था कि जो बॉडीली एंड ब्रेन प्रोसेसेस होते हैं उनको वो रिलेटेड या फिर लिंक्ड है मैल अडेप्टिव बिहेवियर से। सो इसीलिए कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते थे जिनको अगर हम बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में किसी चीज़ को करेक्ट कर दे तो वो डिसऑर्डर्स फंक्शनिंग जो होता था वो इम्प्रूव हो जाता था। ठीक है। फिर आता है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय इनएडिक्वेसीज इन द वे एन इंडिविजुअल थिंक्स, फील्स और परसीव्स द वर्ल्ड। ठीक है। थॉट, फीलिंग एंड परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस करता है हमारा साइकी ऑफ द पर्सन, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को अराइज करता है। ये हमारा साइकोलॉजिकल अप्रोच का मानना है। ठीक है। देन all three of these perspectives, supernatural, biological and organic and psychological, have recurred through the history of Western civilization. In the ancient Western world, it was physicians of ancient Greece such as Hippocrates, Socrates and in particular Plato who developed the organismic approach and viewed disturbed behavior as arising out of conflicts between emotion and reason. ठीक है। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच क्या कहता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है या फिर मैल अडेप्टिव बिहेवियर जो होता है वो डिस्टर्ब्ड बिहेवियर जो होता है वो अराइज होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीजन से। इमोशन और रीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मैल अडेप्टिव बिहेवियर अराइज होता है। गैलन elaborated on the role of four humors in personal character and temperament. According to him, the material world was made up of four elements, which is the earth, air, fire and water, which combined to form four essential bodily fluids, which is blood, black bile, yellow bile and phlegm. ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना है ना, ये MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो गैलन जो थे उन्होंने फोर ह्यूमर्स का कॉन्सेप्ट को डेवलप करा था।
उसके बाद आता है मिडल एजेस, जिसमें फिर से जो सुपरस्टिशन एंड डेमोनोलॉजी है उसको रिन्यूएंस मिला, ठीक है, इंपॉर्टेंस मिला. इन द मिडल एजेस डेमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन गेन्ड रिन्यूड इंपॉर्टेंस इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ abnormal behavior. Demonology related to a belief that people with their mental problems were evil, and there are numerous instances of witch hunts during this period. ठीक है ना. During the early Middle Ages, the Christian spirit of charity prevailed, and Saint Augustine, who wrote extensively about feelings, mental anguish, and conflict. This laid the groundwork for modern psychodynamic theories of abnormal behavior. ठीक है. जो सेंट ऑगस्टिन थे उन्होंने फीलिंग्स, मेंटल एंग्विश एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक्सटेंसिवली लिखा था, ठीक है, इस मिडिल एज के टाइम पे. और ये मिडिल एज में इंपॉर्टेंस दोबारा से मिला था डेमोनोलॉजी, और ये सुपरनैचुरल जो पहले हमने पढ़ा था ना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिडिल एजेस में मिला था, और उसमें इसीलिए विच हंट्स के भी इंस्टेंसेस ज़्यादा देखने को मिले थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द रेनाइसेंस पीरियड. The Renaissance period was marked by increased humanism and curiosity about behavior. लोगों को क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हुई ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अंडरस्टैंड करने, जो मतलब पढ़ाई करने की ह्यूमन बिहेवियर को लेकर उनको क्यूरियोसिटी थी. जोहन वेयर emphasized psychological conflict and disturbed interpersonal relationships as causes of psychological disorders. जोहन वेयर ने क्या बोला? रेनेसेंस पीरियड में जोहन वेयर सेड दैट साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को उन्होंने एम्फोसाइज करा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कॉजेस के हिसाब से. वो कह रहे थे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हमको कह रहे मतलब होते हैं वो होते हैं डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मतलब हमारे एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, हम लाइक एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, जो बॉन्डिंग होता है, वो डिस्टर्ब्ड बॉन्डिंग अगर हो या फिर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर, हमारे साइकी में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, देन वो कॉजेस हो सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के. ठीक है. ही ऑल्सो इंसिस्ट दैट विचेस वर मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड रिक्वायर मेडिकल नॉट थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट. ठीक है. उसके बाद आता है 17th एंड द 18th सेंचुरी, एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट. इस टाइम पर थोड़ा सा प्रॉपर जो रिसर्च के हिसाब से जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कॉजेस होते हैं वो सामने आए. ठीक है. ये वाला जो एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट था, एज द साइंटिफिक मेथड रिप्लेस्ड फेथ एंड डोगमा. फेथ एंड डोगमा मतलब ये जो हम कह रहे थे ना कि ये सुपरनैचुरल ये है और ओझा वगैरह, ये सब हट गया, उसको साइंटिफिक मेथड ने रिप्लेस कर दिया as way of understanding abnormal behavior. The growth of a scientific attitude towards psychological disorders in the 18th century contributed to the reform movement and to increased compassion for people who suffered from these disorders. ठीक है. रिफॉर्म इस टाइम के बीच में रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, जिसमें जो अपना जो पीपल सफ़र कर रहे थे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से, उनके लिए कंपैशन बढ़ने लगा, क्योंकि जो साइंटिफिक रीजनिंग था वो काफ़ी वैलिड था, जिससे लोगों को समझ आ रहा था कि हाँ ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और जो लोग इससे सफ़र करते हैं उनको कंपैशन की ज़रूरत है. देन वन एस्पेक्ट ऑफ द रिफॉर्म वो मूवमेंट वॉज द न्यू इंक्लाइनेशन for deinstitutionalization, which placed emphasis on providing community care for recovered mentally ill individuals. ठीक है. Deinstitutionalization क्या है? वो deinstitutionalization means emphasizing on providing community care. मतलब community centers होते हैं ना, जैसे old age home वगैरह होते हैं ना, वो सब community centers है. तो वो जो mentally ill individuals होते हैं उनको कम्युनिटी केयर प्रोवाइड करना होता है. डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मेरे को माफ़ कर देना. ठीक है. उसके बाद फाइनल जो है ये वो लाइक फाइनल रिसर्च जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर हुआ है वो है, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ कन्वर्जेंस ऑफ दीज अप्रोचेस विच हैज़ रिजल्टेड इन एन इंटरैक्शनल एंड बायो साइको सोशल अप्रोच. ठीक है. बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल अप्रोच, बायो साइको सोशल अप्रोच.
From this perspective, all three factors, that is biological, psychological and social, play important roles in influencing the expression and outcome of psychological disorders. तो recent years में सिर्फ इतना याद रखना कि रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, बायो साइको सोशल अप्रोच डेवलप हुआ है जो इम्पोर्टेंस देता है बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स पे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये काफ़ी इजी चीज़ है और ये डेफिनेटली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और बहुत लाइक इजी चीज़ें समझने के, इसमें आप मार्क बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली दिया हुआ है क्लासिफिकेशन दो ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, दो टाइप के होते हैं। एक जो टाइप है वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने डेवलप किया था, मतलब क्लासिफाई किया था। पहला क्लासिफिकेशन जो है, द एपीए हैज़ पब्लिश्ड एन ऑफिशियल manual describing and classifying various kinds of psychological disorders. The current version of it, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 5th edition, जिसको हम कहते हैं DSM-5, ठीक है, presents the discrete clinical criteria clinical criteria which indicate the presence or absence of disorders, ठीक है। DSM-5 किसने डेवलप करा था? APA ने, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद द क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफिशियली यूज इन इंडिया, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंडिया में कौन सा क्लासिफिकेशन स्कीम यूज़ होता है? वो इंडिया में यूज़ होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस का 10th वर्जन, विच इज़ ICD-10, ठीक है। या आराम से याद हो जाएगा, आई से ICD, आई से इंडिया, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपन। which is known as the ICD-10 classification of behavioral and mental disorders, ठीक है। It was prepared by the World Health Organization, WHO ने प्रिपेयर करा था इसको, जो इंडिया फॉलो करता है। For each disorder, a description of the main clinical features or symptoms and the other associated features, including the diagnostic guidelines, is provided in the scheme. ये जो ICD-10 है ना, इसमें जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के फीचर्स और सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स, उसको मेंशन करा गया है, जिस और थेरेपीज भी मेंशन करी गई हैं इसमें, बाय द वे, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अंडरलाइंग अबनॉर्मल बिहेवियर। अब अबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो हमने दो अप्रोचेस पढ़ा था, क्या क्या अप्रोच पढ़ा था हमने? एक तो मैल अडेप्टिव, ये ऊपर है ना, हाँ, एक तो मैल अडेप्टिव अप्रोच हमने पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था हमने डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। ये दो अप्रोचेस हमने पढ़े थे। अब उसके जो फैक्टर्स इन्वॉल्व है उसको हम पढ़ेंगे। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज, ये आप अंडरलाइन करो, सच एज फॉल्टी जीन्स, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस, malnutrition, injuries and other conditions may interfere with the normal development and functioning of the human body, ठीक है ना। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आएंगे? फॉल्टी जीन्स, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस, माल न्यूट्रिशन एंड इंजरी वगैरह जो होते हैं ना, वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इनटू द आउटकम ऑफ एन अबनॉर्मल बिहेवियर। उसके बाद आ जाते हैं हम ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ये वाले पार्ट में। Biological researchers have found that psychological disorders are often related to problems in the transmission of messages from one neuron to another neuron. आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा न्यूरॉन का डायग्राम, मैं यहाँ पे डाल दूंगा न्यूरॉन का डायग्राम, ठीक है ना। न्यूरॉन का जो डायग्राम होता है उसमें आपने देखा होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का, जब उसके जो टेल होता है ना न्यूरॉन का, उस टेल से दूसरे न्यूरॉन के टेल में जब ट्रांसमिट होता है मैसेज, जब वो मैसेजेस ट्रांसमिट होने में प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, वो बायोलॉजिकल फैक्टर के हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और हमारे कॉज कर सकता है मैलएडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद व्हेन एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीचेज अ न्यूरॉन्स एंडिंग, the nerve ending is stimulated to release a chemical called neurotransmitter. Studies indicate that the normal activity by certain neurotransmitters can lead to specific psychological disorders, ठीक है ना। कुछ psychological disorders के cases में neurotransmitters जो होते हैं वो abnormal activity जब करते हैं वो lead करता है कुछ specific psychological disorders. Anxiety disorders have been linked to low activity of the neurotransmitter gamma aminobutyric acid, जिसको बोलते हैं GABA, GABA भी बोलते हैं, ठीक है।
ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एनजाइटी जो है वो लो एक्टिविटी ऑफ गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड की वजह से होता है। स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है वो एक्सेस एक्टिविटी ऑफ डोपामीन की वजह से होता है। एंड डिप्रेशन जो होता है वो लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन की वजह से होता है, ये याद रखना। एनजाइटी है गाबा, स्किज़ोफ्रेनिया है डोपामीन का एक्सेस एक्टिविटी, एंड डिप्रेशन होता है लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन, ठीक है। ऐसे याद रखना, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद आता है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में genetic factors have been linked to bipolar and related disorders, schizophrenia, intellectual disability and other psychological disorders. Genetic factors में हम देखते हैं कि researchers have not however been able to identify the specific genes that are the culprits. It appears that in most cases no single gene is responsible for the particular behavior or a particular psychological disorder. ठीक है, जो रिसर्चर्स है उन्होंने फाइंड आउट करा है कि कोई सिंगल जीन नहीं है, कोई सिंगल जीन नहीं है जिससे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर अबनॉर्मल बिहेवियर कॉज होता हो, ठीक है ना। इनफैक्ट मेनी जीन्स कंबाइन टू हेल्प ब्रिंग आउट वेरियस बिहेवियर्स एंड इमोशनल रिएक्शंस, बोथ फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल, ठीक है ना। अच्छे और बुरे दोनों टाइप के इमोशनल रिएक्शंस एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस जीन्स कॉज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑल्दो देयर इज साउंड एविडेंस to believe that genetic or biochemical factors are involved in mental disorders as diverse as schizophrenia, depression, anxiety, etc. But biology alone cannot account for most mental disorders. ठीक है, तो इस एज बायोलॉजी सिर्फ सिर्फ बायोलॉजी मोस्ट मेंटल डिसऑर्डर्स को समझा नहीं सकता, इसलिए हम साइकोलॉजिकल मॉडल्स भी अभी देखेंगे. देयर आर सेवरल साइकोलॉजिकल मॉडल्स विच प्रोवाइड अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. These models maintain that psychological and interpersonal factors have a significant role to play in abnormal behavior. These factors include maternal deprivation, which is separation from mother or lack of warmth and stimulation during early years of life. ठीक है, maternal deprivation. दूसरा है faulty parent child relationships, which is rejection, overprotection, over permissiveness, faulty discipline, etc. ठीक है ना. और तीसरा है मैल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, विच इज़ इनएडिक्वेट और डिस्टर्ब फैमिली. सीवियर स्ट्रेस भी एक साइकोलॉजिकल कॉज हो सकता है, ठीक है ना. ये बेसिक चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल मॉडल में, ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं साइकोडायनामिक मॉडल में. साइकोडायनामिक जो मॉडल है वो दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है. The psychological models include the psychodynamic, behavioral, cognitive and humanistic existential model. The psychodynamic model is the oldest and the most famous of the modern psychological models. ठीक है. Psychodynamic theorists believe that behavior, when normal, whether normal or abnormal, is determined by the psychological forces within the person which he or she is not consciously aware of. ठीक है. जो साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि मैल अडेप्टिव या फिर नॉर्मल बिहेवियर, दोनों टाइप के बिहेवियर आर डिटरमाइंड बाय द साइकोलॉजिकल फोर्सेस जो पर्सन लाइक अवेयर नहीं है जिस साइकोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में, वो कॉज करते हैं नॉर्मल या फिर अबनॉर्मल बिहेवियर दोनों, ठीक है. These internal forces are considered dynamic, that is they interact with one another and their interaction gives shape to behavior, thoughts and emotions. ठीक है. id, ego and super ego हम आगे पढ़ेंगे. सॉरी, id, ego and super ego आपने पिछले चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, ठीक है. ये जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी होता है ना, उसमें आपने पढ़ा होगा id, ego और सुपर ईगो, ठीक है. तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है हमें. उसके बाद आता है बिहेवियरल मॉडल. पहले हमने क्या देखा, साइकोलॉजिकल मॉडल देखा, अभी साइकोडायनामिक मॉडल देखा, अब हम देख रहे हैं बिहेवियरल मॉडल. Another model that emphasizes the role of psychological factors is the behavioral model.
This model states that both normal and abnormal behaviors are learned and psychological are learned. ठीक है, learned सीखा जाता है. abnormal and normal and abnormal दोनों टाइप के behavior सीखे जाते हैं. And psychological disorders are the result of learning maladaptive ways of behaving. Psychological disorder बिहेवियरल मॉडल के हिसाब से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अराइज होते हैं जब हम किसी मैल अडेप्टिव बिहेवियर को सीख जाते हैं. ठीक है. The model concentrates on behaviors that are learned through conditioning and proposes that what has been learned can be unlearned. Learning can take place by classical conditioning, operant conditioning, और उसके बाद सोशल लर्निंग जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है. ये हमने पढ़ा 11th क्लास में पढ़ा होगा हमने. ठीक है ना. आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग वगैरह, ये पढ़ा होगा. नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निटिव मॉडल. ठीक है, और 2-3 मॉडल्स बाकी हैं. कॉग्निटिव मॉडल आ जाता है. दिस मॉडल स्टेट्स दैट abnormal functioning can result from cognitive problems. People may hold assumptions that attitudes themselves that are irrational and inaccurate. People may also repeatedly think in illogical ways and may make overgeneralizations. That is, they may draw broad negative conclusions on the basis of single insignificant event. कॉग्निटिव मॉडल में इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडल स्टेट करता है कि जो अबनॉर्मल फंक्शनिंग होता है ना, वो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स की वजह से अराइज होते हैं. ठीक है, बस इतना आप याद रखना कॉग्निटिव मॉडल में. उसमें ये समझने का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल लैंग्वेज में दिया, आप इसको छोड़ सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं. अनदर साइकोलॉजिकल मॉडल इज द ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, which focuses on broader aspects of human existence. Humanists believe that human beings are born with a natural tendency to be friendly, cooperative, and constructive, and are driven to self-actualize, that is, to fulfill the potential of goodness and growth. ठीक है, जो मैस्लोज हायरार्किकल मॉडल जो होता है ना, उसका टॉप में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, वो उसके बारे में बात कर रहा है. Existentialists believe that from birth we have total freedom to give meaning to our existence or to avoid that responsibility. ठीक है, एग्जिस्टेंशलिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि हम बर्थ से ही हमको टोटल फ्रीडम होता है टू गिव मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस और टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, हमारे पास फुल फ्रीडम होता है अपने लाइफ को खुद मीनिंग देने का. ठीक है, दोज हु शर्क फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड लिव एन एम्प्टी, इनऑथेंटिक एंड डिसफंक्शनल लाइफ. अपने ज़िंदगी के बारे में जब कोई खुद सोचता नहीं है कि हाँ मेरे को ये करना है ताकि मेरे साथ ये अच्छा चीज़ हो सके, जो ये चीज़ सोचता नहीं है उसकी लाइफ बहुत एम्प्टी, इनऑथेंटिक और डिसफंक्शनल हो जाती है. ठीक है ना. उसके बाद आता है सोशियो कल्चरल मॉडल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल abnormal behavior is best understood in the light of social and cultural forces that influence an individual, as behavior is shaped by societal factors such as family structure, communication, social networks, societal conditions, and societal labels and roles become more important. It has been found that certain family systems are likely to produce abnormal functioning in individual members. Some families have enmeshed structure in which the members are over involved in each other's activities, thoughts, and feelings. Children from this kind of family may have difficulty in becoming independent in life. फॉर ये एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे के समझाता हूँ. जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें दुनिया भर के लोग रह रहे हैं भाई, चाचा ताऊ मम्मी पापा सब रह रहे हैं, सब दादाजी, छोटे दादा, बड़े दादा, छोटे चाचा, बड़े चाचा, सब रह रहे हैं. ठीक है, अब एक बच्चा जो ऐसे फैमिली में पैदा हुआ है, आपको क्या लगता है वो बच्चे का जो थिंकिंग है वो उन लोगों के थिंकिंग में से मैच करवाने के लिए वो इतना एफर्ट वो लोग नहीं डालेंगे क्या? वो एक बच्चा सपोज 10th में पढ़ रहा है, उसको अभी साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ लेना है, उसमें उसको चॉइस करना है. आपको क्या लगता है उनका जो पूरा इतना बड़ा फैमिली है, जो सोसाइटी है उसका, मतलब सोसाइटी मतलब जो सोशल कंडीशन है, जो पूरा फैमिली है, वो डेफिनेटली उसको इन्फ्लुएंस करेगा टू देयर काइंड ऑफ अ थिंकिंग. समझ रहे हो? वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा बच्चा, वो उस सोसाइटल प्रेशर के अंडर दब जाएगा. ठीक है, तो ऐसे फैमिलीज में से जो चिल्ड्रन होते हैं वो डिफ़िकल्टी होता है उनको बिकमिंग इंडिपेंडेंट बनने में, डिफ़िकल्टी होता है बहुत ज़्यादा. The broader social networks in which people operate include their social and professional relationships,
स्टडीज हैव शोन दैट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, सोशियो कल्चरल theorists also believe that abnormal functioning is influenced by the societal labels and roles assigned to the troubled people. When people break the norms of the society, they are called deviant or mentally ill. Such labels tend to stick to that person. The person may be the person may be viewed as crazy and encouraged to act sick. ठीक है, तो सोसाइटी जब एक इंसान को ऐसा देखती है जो अबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, वो उसको एक लेबल दे देती है कि नहीं भाई ये तो दिमाग से हिला हुआ है, ये मेंटली इल है। तो वो जो लेबल होता है ना, वो जब हर कोई उसको बोलने लगता है, तो वो इंसान जो अबनॉर्मल बिहेवियर पहले दिखा रहा था और अब शायद ठीक भी है, उसको लग जाएगा कि नहीं भाई मैं तो पागल ही हूँ, तो वो बिहेव करने लगेगा वैसे अबनॉर्मल बिहेवियर दोबारा से, ठीक है ना। और लास्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल जो है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। In addition to these models, one of the most widely accepted explanations of abnormal behavior has been provided by the diathesis stress model. This model states that psychological disorders develop when a diathesis, which is biological predisposition to the disorder, is set off by a stressful situation. डायथेसिस का मतलब क्या होता है? एक बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, मतलब एक ऐसा बायोलॉजिकल फैक्टर जो मतलब एक्टिवेट नहीं हुआ है, बेसिकली एक डिसऑर्डर का ऐसा फैक्टर जो एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन वो जब एक्टिवेट हो जाता है बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तब वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में या फिर एक मैल अडेप्टिव बिहेवियर में लीड करता है, ठीक है ना। This model has three components. The first is the diathesis or the presence of some biological abbreviations which may be inherited. ठीक है ना, तो पहला जो कंपोनेंट है वो है डायथेसिस और द प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एब्रीविएशन, मतलब बायोलॉजिकल जो फैक्टर मैंने बोला आपको, वो पहला कंपोनेंट है वो डायथेसिस, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या है? डायथेसिस में कैरी अ वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो जो डायथेसिस होता है वो अगर सेट ऑफ हो जाए, मतलब वो एक्टिवेट हो जाए, तो फिर उसका चांसेस होता है कि वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप कर देगा। दिस मीन्स दैट द पर्सन इज एट रिस्क और प्री डिस्पोज टू डेवलप द डिसऑर्डर, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट क्या है? इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स, मतलब फैक्टर्स और स्ट्रेसर्स दैट मे लीड टू साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स आर द फैक्टर्स दैट मे लीड टू साइकोपैथोलॉजी। इफ सच at risk persons are exposed to these stressors, their predisposition may actually evolve into disorder, ठीक है। This model has been applied to several disorders including anxiety, depression and schizophrenia. तो ये हो जाता है हमारा मॉडल जिससे हम, या फिर अप्रोचेज जिससे हम देखते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, ठीक है। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप आराम से जाके स्ट्रेच वगैरह करो, थोड़ा पानी वानी पियो, मुंह धो लो, फिर आके हम लोग कंटिन्यू करेंगे।